हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि संसाधन तो उनको कहते हैं ना जो हमारी डेली लाइफ को आसान बनाते हैं और हमारे काम आते हैं, जैसे कि हमारा बेड और हमारा सोफ़ा, कूलर, एसी, ब्रश, खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी हो सकता है जो हमारी लाइफ को अच्छा करते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं। तो मानव कैसे संसाधन हो गए? मानव मतलब इंसान। इंसानों को कौन यूज़ कर रहा है? तो इंसान भी संसाधन हैं। कैसे? ये सारी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं उसमें किसका माइंड लग रहा है, किसका दिमाग लग रहा है, किसके थ्रू वो चीज़ें बन रही हैं। ऐसा नहीं है ना कि आपका कूलर या फिर एसी या फिर वॉशिंग मशीन डायरेक्ट ज़मीन के अंदर से निकल के आ जाती है, पेड़ पे उगती है। ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, हमें बहुत सारे संसाधन मिलते हैं ज़मीन से, लेकिन उनको हमें बनाना पड़ता है। तो एक तरीके से मानव भी तो संसाधन हुए, क्योंकि मानव का जो दिमाग है, उसकी जो कार्यकुशलता है, उसकी जो क्षमता है। यहाँ पर ये लड़की भी कुछ आप ही की तरह कंफ्यूज है कि ये मानव संसाधन क्या हैं। क्या ये मानव पूंजी होते हैं? मतलब ये भी एक तरीके का पूंजी है। पूंजी किसे कहते हैं? जो हमारे पास बहुत सारा धन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मानव संसाधन के आपको उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि टीचर और ये डॉक्टर, और ये काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, कुछ बना रहे हैं, जो भी ये बना रहे हैं पता नहीं, और टेलर। ये सब क्या हैं? ये सब मानव पूंजी ही तो हैं, क्योंकि ये सब भी तो काम आते हैं। अगर ये सब नहीं होंगे तो ये वस्तुएं, ये चीज़ें कहाँ से बनेंगी? तो एक तरीके से मानव भी संसाधन है और मानव पूंजी भी है। ठीक है, ठीक है। तो इससे जो है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, ये जितने भी पद होते हैं, इनसे हमें ऊंची आय तो मिलती है, मतलब पैसे तो मिलते ही हैं। और साथ में क्या मिलता है? साथ में जो लोग शिक्षित होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो देश के लिए भी अच्छा काम करते हैं, देश के स्वास्थ्य के लिए, और अच्छा कमाते भी हैं, और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा काम करते हैं, और उनको आय भी अच्छी मिलती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान, कोई भी अनपढ़ रह जाएगा तो उसको पढ़ाई की उतनी वैल्यू नहीं होगी, तो वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, फिर उसके बच्चे भी उसी की तरह अनपढ़ रह जाएंगे, वो भी वही काम करेंगे जो उसके पेरेंट्स करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। जबकि एक पढ़ा लिखा होगा, तो इसलिए जो है ना, गवर्नमेंट पढ़े लिखों पे ध्यान देती है, स्कूल बनवाती है, आपको फ्री एजुकेशन भी देती है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, उसमें गवर्नमेंट टीचर्स को गवर्नमेंट पैसे देती है। ठीक है, और आपको फ्री पढ़ाई जो है वो प्रोवाइड कराती है। वो सब क्यों कराती है? क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो देश के लिए भी काम करते हैं। एक तो उनको ऊंचा पद मिलता है, ठीक है, अच्छी नौकरी मिलती है, उनको अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, पैसा मिलता है, धन मिलता है, प्लस वो देश के लिए भी काम करते हैं। देश के लिए वो मानव पूंजी की तरह हैं। कैसे? जैसे कि वो जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर अपनी सेवा देता है, टीचर अपनी सेवा दे रहा है दूसरों को, और भी बच्चों को शिक्षित कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे जितने भी लोग हैं, वो सब मानव पूंजी के अंतर्गत आते हैं। और जो लोग शिक्षित हो जाते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि एजुकेशन क्या मायने रखता है। ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई है वो क्या मायने रखती है, तो वो अपने बच्चों पे और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। तो मानव पूंजी में जो है, शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि शिक्षित व्यक्ति बाकी लोगों को भी शिक्षित करने पे जोर देता है, खुद तो अच्छा बन ही जाता है, दूसरों को भी आगे बढ़ने की सलाह देता है, और उसको शिक्षित होने का फ़ायदा पता होता है। अब यहाँ पे आपकी बुक में दो लोगों की कहानी भी दी हुई है, किलास और विलास, अजीब से नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। मैं पूरी स्टोरी नहीं पढ़ रही यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग खुद भी बोर हो जाते हो चैप्टर पढ़ते पढ़ते। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देती हूँ। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था, ठीक है, जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सॉरी, दो नाम थे, सकल और विलास, मैंने क्लास विलास बोल दिया था। ठीक है, सकल और विलास। सकल स्कूल जाता था और विलास क्या करता था? स्कूल नहीं जाता था। सकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन विलास को क्या था? विलास गठिया का रोगी था जो स्कूल जाता था। ठीक है, गठिया क्या होती है? गठिया वो होता है जो जोड़ जोड़ में ना हड्डियों में दर्द होता रहता है, उसको कहते हैं गठिया।
तो उसे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कि अगर डॉक्टर दूर रहता है तो गाड़ी भी चाहिए, और डॉक्टर की फ़ीस भी चाहिए, जो डॉक्टर पैसे लेता है वो भी चाहिए। तो ये सब साधन हो गए ना। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। क्यों? क्योंकि विलास की माँ ने उसे पढ़ाया ही नहीं था, तो वो कहाँ से नौकरी वगैरह करता। तो वो अपनी माँ की तरह ही परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय भी जो है बहुत ज़्यादा कम थी, जैसे कि उसकी माँ की भी आय कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसके कुल, चलिए पूरी स्टोरी छोड़िए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट शिक्षा पे आती हूँ कि शिक्षा क्या मिलती है। देखिए दोनों में क्या फ़र्क था। एक के मम्मी पापा ने उसको पढ़ाया नहीं था, तो वो वही काम करता था जो उसके पेरेंट्स करते थे, ठीक है। और दूसरे का क्या फ़र्क था, वो पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब पे जाने लग गया, उसको जॉब मिल गई, वो देश के लिए तो काम कर ही रहा है, क्योंकि देश में जो है इसकी जो आय होती है हमारी, वो देश की आय में जुड़ती है, और उससे हमारा देश विकास करता है कि हमारा देश कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब आप आने वाले क्लासेस में जो है ना पढ़ेंगे उन सब चीज़ों के बारे में। और दूसरा जो है वो अनपढ़ बैठा हुआ है, प्लस वही काम कर रहा है जो उसके पेरेंट्स करते थे, उसकी आय भी अच्छी नहीं है, और फिर समाज में भी उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती जब पैसा नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा जो है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव पूंजी संसाधन के लिए, ठीक है। इसलिए आप भी पढ़ रहे हैं और ज़रा मन लगा के पढ़ लीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, वरना इस दुनिया में बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता। इसलिए अपने आप को लकी समझिए और पढ़िए। और देखिए जो लोग जॉब करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, फिर वो उस पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। और जो लोग जॉब नहीं करते, मतलब जॉब या बिज़नेस कुछ नहीं करते, जो लोग अनपढ़ हो जाते हैं, मज़दूरी पे काम करते हैं, उनको कई बार तो पैसे भी नहीं मिलते। मज़दूरी की जगह पता है क्या मिलता है? कई बार खाना मिल जाता है, गेहूँ आटा ये सब मिल जाता है, चाहे उनको गेहूँ आटे की ज़रूरत ना हो। फिर उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो उस गेहूँ आटे को बेच के आते हैं दुकानदार के पास, फिर वहाँ से पैसे लेते हैं। तो वो वैसे ही दुकानदार उसको कम पैसों में ख़रीदता है गेहूँ आटे चावल को, वहाँ पे भी उनकी वो पैसे कम हो जाते हैं, फिर वो अपनी पसंद की चीज़ लेके आते हैं। तो सोचिए कितनी परेशानी होती है। अनपढ़ का तो कोई ज़माना ही नहीं है आज के टाइम में। पहले तो थोड़ा बहुत था भी, अब तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगी, जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ बच्चों अपने पेरेंट्स को खुश कीजिए और पढ़ाई कीजिए मन लगा के। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। देखिए हम जो पैसा कमाते हैं, अगर हम उसको निवेश कर दें, मतलब कहीं पे फिक्स कर दें, और फिर वहाँ से जो ब्याज आता रहता है या फिर वो पैसा बढ़ जाता है, तो उससे भी जो है ना बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये सब हमें पता कब चलेगा? जब हम पढ़े लिखे होंगे तभी तो हमें पता चलेगा, नहीं तो कोई भी बेवकूफ़ बना के भाग जाएगा। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है, ठीक है। एक बच्चा जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भविष्य में कुछ भी बन सकता है ना। डॉक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मतलब मुझे डॉक्टर और टीचर ही ज़्यादा रटा हुआ है, तो बार बार मैं यही कहती हूँ। और भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद होते हैं, इंजीनियर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो देश के लिए तो काम करेगा ही, और अपनी फैमिली के लिए भी करेगा, और ख़ुद भी सेटिस्फाइड रहेगा, और उसके आसपास के लोग भी उससे खुश रहेंगे कि अरे वाह, हमारे पड़ोस में तो एक डॉक्टर रहता है। और देखिए जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, जो लोग पढ़ जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, वो अपना तो ध्यान रखते हैं, साथ में उनको उचित पोषण मतलब खान पान का भी पता होता है, उनको साफ़ सफाई। अब देखिए प्लीज़ ये बुरा मत मानिएगा कि अनपढ़ लोगों को साफ़ सफाई का पता नहीं होता। जैसे कि आप ये जान लीजिए कि कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कोरोना वायरस क्या बीमारी है और कैसे फैलती है, और इसका बचाव कैसे करना है। लेकिन जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं उनको कई बार नहीं समझ में आती ये चीज़। तो आप इस चीज़ से भी जान सकते हैं कि शिक्षित होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो साफ़ सफाई, खान पान, पोषण, इन सब चीज़ों पे हमें पता रहता है। जैसे कि हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर कोई परेशानी हो जाती है, तो हमें पता रहता है कि हाँ, हमारे पोषण में जो है इस चीज़ की कमी रह गई, तो हम ये खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मतलब हमें चीज़ें जो हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो शिक्षित होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप जापान का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। जैसे कि पता है, किसी देश में तेल निकलता है, किसी देश में लोहा निकलता है, किसी देश में तांबा निकलता है, ज़मीन के अंदर से सभी देशों में कुछ ना कुछ निकलता है जिससे वो देश कमाते हैं।
लेकिन जापान एक ऐसा देश है जिनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं, मतलब वहाँ की ज़मीन से कुछ नहीं निकलता। उसके बाद भी आप देखिए जापान कितने आगे है। कैसे? क्योंकि जापान ने अपने मानव संसाधन पर निवेश किया, मतलब वहाँ के लोगों पर निवेश किया है। अब लोगों पे निवेश करने का मतलब ये नहीं कि उनके सर पे जाके पैसा रख दिया है, ये लो निवेश हो गया, ठीक है। लोगों पे निवेश करने का मतलब होता है अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, संस्थाएं, ये सारी चीज़ें उनको गवर्नमेंट ने दी हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई पे, इन सब पे ध्यान दिया, उनको शिक्षित कराए ताकि वो अपना दिमाग है ना उसको और डेवलप करें और आगे बढ़ाएं, नई नई टेक्निक्स लाएं। अब आप खुद देखिए कि हर कोई जापान की ब्रांड खरीदने के लिए ना उत्सुक रहता है, हमें ये वाली चीज़ चाहिए, हमें वहाँ की वो चीज़ चाहिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उस देश में किस पे पैसा लगाया है? मानव संसाधन पे। मानव संसाधन पे उन्होंने पैसा लगाया है, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों पे निवेश किया है, जिससे उन लोगों ने जो है टेक्निक को बहुत आगे कर लिया है और वो लोग इस चीज़ में बहुत धनी हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं, मतलब सब अपने अपने काम करते हैं अपनी लाइफ में। आपको भी मम्मी ज़रूर भेजती होंगी धनिया मिर्च लेने के लिए बाहर, आपका भी एक काम है। क्या काम है? स्कूल जाना, ट्यूशन जाना और कभी कभी धनिया मिर्च लेने भी जाना, ज़रूर जाते होंगे, हम भी जाते थे, ठीक है। तो सभी किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं। कोई मछलियाँ बेच रहा है, तो कोई नौकरी कर रहा है, तो कोई मजदूरी कर रहा है, ठीक है। तो हम सारे कामों को जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत करते हैं। 3 तरीके के काम जो हैं इनमें हम वर्गीकृत करते हैं। किस किस में? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, सीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, ये सब आते हैं। चलिए प्राथमिक क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में पता है क्या आते हैं? जैसे कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मतलब जितना भी पालन होता है ना, जितने भी जानवरों को पालते हैं, चाहे वो जितने भी पानी के जानवर पालते हैं, चाहे ज़मीन पर रहने वाले जानवर पालते हैं, जैसे कि मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन और कृषि, ये सारा का सारा आता है फर्स्ट में, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या आता है? विनिर्माण, जितनी भी निर्माण वाली चीज़ें जैसे बिल्डिंग, उद्योग, जितने भी फैक्ट्री वगैरह होते हैं वो सब आते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में क्या आता है? जैसे कि व्यापार, मतलब बिजनेस, जितना भी परिवहन है, गाड़ियाँ, ठीक है, संचार, मोबाइल वगैरह पे जो जितना भी काम होता है वो, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे आता है तृतीयक क्षेत्रक में। अभी आपको शायद थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, जब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं। ये क्रियाएं जो हैं, इन क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रियाएं जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं बाजार क्रियाएं और दूसरी होती हैं गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार मतलब जो बाजार क्रियाओं से अलग हैं, वो सारी की सारी गैर बाजार क्रियाएं, ठीक है। तो बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान होता है। बाजार क्रियाओं में क्या होता है? लाभ, जिसमें लाभ कमाया जाता है उसको हम बाजार क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे जो वो बाज़ार में बैठा रहता है या दुकान पे बैठा रहता है जिससे हम सामान खरीदने जाते हैं, जैसे कि कपड़ा, मग्गा, बाल्टी या फिर किचन का कोई भी सामान जब हम खरीदने जाते हैं तो वो वहाँ पे क्यों बैठा रहता है? मेरे ख्याल से वो घर में फ्री रहता होगा तो वो वहाँ पे बैठ जाता होगा, चलो मैं आज सामान ही बेच लेता हूँ। ऐसा नहीं है, वो लाभ कमाने के लिए वहाँ पे बैठा है, ठीक है, लाभ कमाने के लिए, कुछ धन कमाने के लिए। तो उसी को तो बाज़ार क्रियाएं कहते हैं, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे दुकानदार क्या करता है? लाभ कमाता है बैठ के। और दूसरी होती हैं गैर बाजार क्रियाएं। ये कौन सी होती हैं? गैर बाजार क्रियाएं होती हैं स्व उपभोग के लिए उत्पादन, मतलब अपने लिए उत्पादन करना, बेचने के लिए नहीं करना, सिर्फ अपने लिए उत्पादन करना। जैसे कि अपने लिए खाना बनाना, अपने लिए कपड़े सिलना, जिसके हमें कोई लाभ नहीं होता, कोई पैसे नहीं मिलते, सिर्फ क्या मिलती है? खुशी मिलती है, ठीक है। ये नहीं लिखना है इसमें कि खुशी मिलती है, जो सिर्फ हम अपने लिए काम करते हैं वो गैर बाजार क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे समाज में पुरुष और महिलाएं दोनों ही काम करती हैं,
दोनों ही काम करते हैं ना। जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है, हमारी संस्कृति ऐसी है और इतिहास भी इसी तरीके से है कि हमारा जो काम है वो कुछ इस तरीके से विभाजन किया गया है इसका, कि आमतौर पर महिलाएं तो घर का काम करती हैं और पुरुष जो हैं बाहर का काम करते हैं। जैसे कि पहले जो खेती वेती करते हैं वो खेत संभालते हैं, खेतों का काम करते हैं, और जो नहीं करते कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। ज़्यादातर आदमी बाहर का काम करते हैं, मतलब पुरुष, ठीक है। और महिलाएं जो वो घर संभालती हैं। लेकिन पुरुष को क्या मिलता है, पुरुष को वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, धन मिलता है, पैसा मिलता है बाहर जाने के लिए। और औरतों को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। औरतों को ये सुनने के लिए मिलता है, कुछ करती भी हो पूरा दिन घर पे पड़ी पड़ी। एक्चुअल में मतलब सबको नहीं, लेकिन ज़्यादातर औरतों को यही सुनने के लिए मिलता है। औरतें क्या क्या करती हैं, औरतें कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, इतना सारा काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, लेकिन उनको उन सब के लिए पैसा नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन काम तो वो भी करती हैं ना। आदमी क्या करते हैं, बाहर जितना भी काम करते हैं उन सबको उसका वेतन मिलता है। तो ठीक है, अब हमारे जो देश की आय होती है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये अजीब सा टॉपिक क्यों लेके बैठ गई, तो ये भी आपकी बुक का हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए, आदमी जो भी, चाहे लेडी है चाहे वो जेंट्स है, जो भी है, महिला है पुरुष है, अगर वो बाहर काम करता है उसका उसे वेतन मिलता है, ठीक है, तनख्वाह मिलती है। तो उस तनख्वाह को जो है राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, जो पूरे देश की आय होती है उसमें जोड़ा जाता है। लेकिन महिलाएं जो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो ऐसे काम करते हैं जिसकी तनख्वाह नहीं मिलती, जैसे कि घर में झाड़ू पोछा करना, अपने ही घर में, ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो पैसे कमाते हैं, जिनको हम ये भी कहते हैं कि मेड वगैरह का काम, ठीक है। कुछ लोग नौकर भी कहते हैं, जो अच्छा सा नहीं लगता कहने में। तो इस तरीके के जो काम होते हैं जिनमें पैसा नहीं मिलता, उन पैसों को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। मेरे बताने का मेन मकसद यही था कि इन कामों का राष्ट्रीय आय से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये भी काम होते हैं, लेकिन इनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि इनका वेतन या पैसा, धन कुछ नहीं मिलता। और जिन कामों का पैसा मिलता है उनको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये आपकी बुक में बहुत सारी तरह तरह की स्टोरीज़ दी हुई हैं। विलासिता की स्टोरी, विलास की स्टोरी, उसकी स्टोरी, इसकी स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी इसमें दी हुई हैं कि आपको समझाया जा सके कि कौन सा पैसा राष्ट्रीय आय में जुड़ता है, कौन सा पैसा राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता, मतलब कौन से काम का पैसा राष्ट्रीय आय में जुड़ता है और कौन सा नहीं जुड़ता, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब सारे बच्चे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे जनसंख्या की गुणवत्ता। अगर आपने बुक खोली हुई है, आप उसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता, ठीक है। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। किस किस पे निर्भर करती है मुझे पता है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैंने अभी क्या पढ़ा, तो मैं बताती हूँ। जनसंख्या की जो गुणवत्ता है कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, वो किस प्रकार के हैं, ये किस किस चीज़ पे निर्भर करती है। उनका स्वास्थ्य, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल, उनमें कितना कौशल है, कितना टैलेंट है, उनका टैलेंट देखा जाता है, ठीक है। उनके स्वास्थ्य और उनके टैलेंट पे जो है जनसंख्या की गुणवत्ता देखी जाती है। किस किस पे, स्वास्थ्य और कौशल, ठीक है। और जनसंख्या की जो गुणवत्ता है देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे और ज़्यादा स्वस्थ लोग होंगे तो आपको लगता है कि कोई बीमार इंसान काम कर सकता है हॉस्पिटल से उठ के? नहीं, घर में भी होगा तब भी काम नहीं करेगा, वो दूसरे को भी परेशान ही करेगा, दूसरा भी उसके चक्कर में ही लगा रहेगा। तो देखिए पहले तो स्वास्थ्य बहुत मैटर करता है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जो भी होगा वो काम ज़्यादा करेगा, ठीक है। और प्लस उसका दिमाग भी तेज़ चलेगा, क्योंकि उसका काम करने का मन भी करेगा और उसका दिमाग भी तेज़ चलेगा, उसमें कौशल जो है, टैलेंट, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक स्वास्थ्य और एक कौशल। अब हम आते हैं शिक्षा पे। तो देखिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत देर से पका के बता दिया। मैं दोबारा नहीं पकाना चाहती आपको, मैंने बता दिया है कि शिक्षित व्यक्ति क्या क्या कर सकता है और अशिक्षित व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए शिक्षा देने के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो गवर्नमेंट ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कूल खोले, ठीक है।
बहुत सारे स्कूल खोले और इसमें जो है बहुत सारा पैसा भी लगाया। जैसे कि शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में, जो हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है, 5 सालों के लिए एक गवर्नमेंट बैठती है, फिर वो योजना बनाती है पूरे 5 साल की कि हम ये करेंगे, बहुत सारे वादे करती है, वो होती है पंचवर्षीय योजना। तो जो पहली बार पंचवर्षीय योजना बनी थी ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गया। मतलब इतना पैसा जो है शिक्षा पर लगाया जाता था। गवर्नमेंट क्यों लगा रही है? गवर्नमेंट पागल नहीं है कि आपको फ्री में पढ़ा रही है, आपको इतना सब कुछ जो है दे रही है, फ्री कोर्स देती है, फ्री आपके जो टीचर्स हैं, मतलब आपका तो कोई पैसा नहीं लगता ना, जो भी देती है गवर्नमेंट देती है। क्यों कर रही है गवर्नमेंट इतना कुछ? इसलिए क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं वो देश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उनका टैलेंट ही अलग होता है, उनका टैलेंट अगर कम भी होता है तो वो बढ़ जाता है, निखर के आता है। और यहाँ पे देखिए आप, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 52 के, ठीक है, 0.64% से बढ़कर 2015 और 16 में 3% हो गया है। मतलब इतना प्रतिशत हिस्सा जो है किस पे लगाया जाता है? एजुकेशन पे, शिक्षा पे। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। मतलब 2015-16 में जो था वो अब थोड़ा सा घट गया है इसका बजट, शिक्षा का बजट, ठीक है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। साक्षरता दर पता है क्या होती है? साक्षरता दर उसे कहते हैं पढ़े लिखे होने की दर, कि हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसका जो परसेंटेज निकाला जाता है उसको साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो हमारे देश में क्या क्या कानून हैं, कौन कौन से हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और हमारे लिए क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। आप खुद देखिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, हो सकता है आपके पास भी कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति आया हो फॉर्म भरवाने के लिए, बैंक का फॉर्म भरवाने के लिए। बहुत सी तो उनको जो उनके लिए लेटर्स आते हैं वो भी उनको समझ में नहीं आते, वो आके पूछते हैं कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा लगेगा आपको अगर आप शिक्षित ना हो और आप भी दूसरों से जाके फॉर्म भरवाएं अपना, देखो इसमें क्या लिखा है ये वो। लेकिन देखिए, साक्षरता दर बढ़ तो रही है, लेकिन अभी भी ना एक प्रॉब्लम बनी हुई है। पता है क्या प्रॉब्लम बनी हुई है? कि साक्षरता दर पुरुषों में ज़्यादा बढ़ रही है और महिलाओं में कम बढ़ रही है। मतलब पुरुष तो पढ़ रहे हैं लेकिन महिलाएं नहीं पढ़ रही। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे शहर में भी ऐसा है, बहुत सारे शहर हैं और गांव तो ख़ास तौर पे, जहाँ पे लड़कियों को आज के दौर में भी नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए लड़कियों की जो है वो साक्षरता दर बढ़ नहीं रही। अब देखिए, गवर्नमेंट एक एक के घर जाके ज़बरदस्ती तो करेगी नहीं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो ये आपको भी होना चाहिए। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो लड़कियों के पढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि देखिए एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरी फैमिली को पढ़ा लिखा बना देगी। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि 2011 केरल के कुछ ज़िलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में सिर्फ 62% ही है। मतलब केरल में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ हैं, सिर्फ 62% लोग ही पढ़े लिखे हैं। वर्ष 2015-16 में 15 से 16 के बीच, ठीक है, प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गाँवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के विस्तार को जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं ना, उन्होंने इसको कम कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है कि वो पढ़ाएं, उन्होंने स्कूल खुलवा दिए हैं, टीचर्स दे दिए हैं, इतना कुछ तो दे दिया उन्होंने। कई बार तो वो बैग और कोर्स और ड्रेस तक भी फ्री बांट देती है, लेकिन उसके बाद भी लोग अगर पढ़ाना नहीं चाहते तो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बच्चों की पोषण स्तर को सुधारने के लिए, कि उनको ठीक से पोषण मिल सके, दोपहर के भोजन की भी योजना बनाई है। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनको तो अच्छे से पता ही होगा, जो मिड डे मील जिसे हम कहते हैं, मिड डे मील जो मिलता है दोपहर में
लंच मिलता है 10-11 बजे के करीब, किसी स्कूल में बिस्किट मिलते हैं, किसी स्कूल में खाना मिलता है। तो वो दोपहर के भोजन की जो योजना है वो भी गवर्नमेंट ने बनाई थी, इसलिए कि ठीक से पोषण मिल सके। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं वो खा जाते हैं उस चीज़ को, मतलब गवर्नमेंट जितना पैसा देती है वो पैसा खा जाते हैं और अच्छे से भोजन स्कूल में पहुंचाते नहीं हैं, वो बात अलग है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है शिक्षा के लिए। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तालिका से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि वर्ष 1950 से 1951 में महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 750। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जिनमें कॉलेज वगैरह होते हैं उनकी संख्या 30 थी। विद्यार्थी ये थे 2,63,000 और टीचर्स थे 24,000। अब यहाँ आप लास्ट में आइए 2017 और 18 में। 2017 से 18 के बीच कितने हो गए हैं महाविद्यालयों की संख्या? 41,012। विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी हो चुकी है? 851। विद्यार्थियों की कितनी हो चुकी है? विद्यार्थियों की तो बहुत लंबी हो चुकी है, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3,66,42,378। और शिक्षक टीचर्स की कितनी हो चुकी है? 12,84,957। तो आप खुद देखिए कि 1950 से 1951 के बीच इतनी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। और अब देखिए कितनी हो गई। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी मेहनत की गई है इस चीज़ में, और थोड़ी सी मेहनत हमें भी करने की ज़रूरत है। बाकी ये पूरी टेबल आप पढ़ लेना कि कौन से सन में कितनी हुई है, ठीक है। विश्वविद्यालयों की और महाविद्यालयों की, विद्यार्थियों की, शिक्षक की, ये पूरी टेबल आप पढ़ लेना। और अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। तो देखिए कोई भी फर्म होती है, मतलब कोई भी काम होता है, कोई भी उद्योग होता है, कोई भी फैक्ट्री होती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, धन कमाना। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी फर्म जो है ऐसे व्यक्तियों को रोज़गार देगी, जॉब देगी ऐसे व्यक्ति को जो ठीक से काम ही ना कर पाए, जिसका स्वास्थ्य खराब हो, जो बीमार हो, ठीक है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री हो या पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। मतलब बीमार व्यक्ति जो है ज़्यादा काम नहीं कर सकता, इसलिए स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ इंग्लिश में हम हेल्दी भी कहते हैं, हेल्दी रहना, ठीक है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। सबसे पहले कोई भी सरकार जो है स्वास्थ्य पर ही ध्यान देती है कि हमारे देश का बच्चा हर कोई जो है स्वस्थ रहना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है, ताकि यहाँ के हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सब स्वस्थ रह सकें। इसके लिए भी सरकार ने पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाती है। अब आप देखिए, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं ये ना बनवाए, जिन्हें हम सरकारी अस्पताल कहते हैं, इनको ना बनवाए, तो जितने भी गरीब लोग हैं वो अपने आप को कहाँ दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो प्राइवेट में जा सकें। तो वो किस तरीके से अपना स्वास्थ्य सुधारेंगे? तो देखिए इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कराया हुआ है। अब यहाँ पे भी कुछ डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में कि उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2013 में कितने थे? 1,81,000। 2014 में 1,82,000। 2015 में 1,84,000। 2016 में 1,85,000 और 2017 में 1,87,000। मतलब हर साल बढ़ रहे हैं। तो हर साल जो है गवर्नमेंट इनको बढ़ा रही है। औषधालय तथा अस्पताल, यहाँ पे देखिए 2013 में 29,000 कुछ थे और 2017 में आते आते 31,641 हो गए। इतने हॉस्पिटल और दवाई घर जो हैं गवर्नमेंट ने बनवाए हैं। मतलब हर साल गवर्नमेंट इनको बढ़वाती जा रही है, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य जो है ताकि वो ठीक रहे, ठीक है। ये बिस्तर, सरकारी बिस्तर नहीं होते जिन पर जो पेशेंट जिन पर लेटते हैं, जो मरीज़ होते हैं जिन पर लेटते हैं, वो जो बेड होते हैं, उनकी संख्या देखिए 2013 में थी 6,28,708 और 2017 में हो गई 7,10,761। तो ये भी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पूरी टेबल को देख सकते हैं पढ़ के। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको समझा दूँ इस टेबल में क्या है। तो इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना बुक में, ठीक है, कि 2013 में कितने थे और 2017 में कितने थे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट ये चीज़ें बढ़ा रही है। वो बात अलग है कि बहुत धीमे धीमे बढ़ा रही है, पर बढ़ा रही है।
देखिए, बेरोज़गारी उसे कहते हैं जब कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी हो, वो मज़दूर हो या कोई भी हो, वो काम करने के लिए राज़ी है। मतलब वो काम करना चाहता है और काम ढूंढ रहा है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा। ठीक है, वो काम करना चाहता है पर उसको काम मिल नहीं रहा, तो तब हम उस स्थिति में उसको बेरोज़गारी कहेंगे। बेरोज़गारी भी दो टाइप्स की होती है, मौसमी बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी। तो आपसे इस बारे में बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। मौसमी बेरोज़गारी वो बेरोज़गारी होती है जो मौसम के हिसाब से होती है। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। मतलब जब लोगों को पूरे साल के कुछ महीनों में तो काम मिल जाता है और कुछ महीनों में काम नहीं मिल पाता, जैसे कि कृषि का काम है। जो लोग कृषि में कटाई का काम करते हैं या फिर खेतों में काम करते हैं, किसी के यहाँ पे जाके गेहूँ काटने का या कुछ भी कटाई का, छटाई का, इन सब का, तो ऐसा नहीं होता ना पूरे साल गेहूँ उगते हैं, उनका भी एक मौसम होता है। तो जिस मौसम में वो नहीं उग पाते, उस मौसम में वो उनको काट नहीं पाते, तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, एक साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें वो काम नहीं मिलता उनको, तो उसको मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। अब हम आते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी पे। तो प्रच्छन्न बेरोज़गारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, तो इस तरीके से जो है उसको प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई काम है, वो 5 लोग भी उस काम को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे 8-10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और उन 5 लोग जो हैं वो 100 रुपये करके 500 रुपये कमा सकते हैं। मतलब एक जना 100 रुपये कमा सकता है, लेकिन जब वो वहाँ पे 10 लोग लग जाते हैं तो सबको 50-50 मिल रहे हैं। तो वो भी एक तरीके की बेरोज़गारी है कि जहाँ पे कम लोग भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी इकट्ठी भीड़ लगी हुई है और पैसे भी आपस में बांटे जा रहे हैं। कि जहाँ पे एक जना काम करके 100 रुपये कमा सकता है, वहाँ 2 लग के 50-50 कमा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि कम जने भी वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों से वहाँ पे काम लिया जा रहा है और पैसा कम दिया जा रहा है, तो वो भी एक तरीके से बेरोज़गारी है, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और नई तरीके की बेरोज़गारी है जो ज़्यादातर शहरों में पाई जाती है, इसको कहते हैं शिक्षित बेरोज़गारी। एक सामान्य परिघटना बन गई है ये, जैसे कि मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी, जैसे हमें कहते हैं 10th क्लास, 12th क्लास पास या फिर ग्रेजुएट। ठीक है, अनेक युवक रोज़गार पाने में असमर्थ हैं। जो 10th पास है, 12th पास है, यहाँ तक कि ग्रेजुएट भी हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवक में बेरोज़गारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। इसमें पता होता क्या है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई ग्रेजुएट पास है लेकिन उसको जॉब जो है वो 10th पास लेवल की मिल रही है और वो उस जॉब को कर रहा है, तो वो एक तरीके से बेरोज़गार है क्योंकि उसे उसके लेवल की जॉब नहीं मिल रही। तो इसको हम शिक्षित बेरोज़गारी कहते हैं। और ये बेरोज़गारी का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि इससे युवकों में निराशा और हताशा की भावना हो जाती है। कुछ लोग तो चोर भी बन जाते हैं बेरोज़गार होने के बाद। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जब मुद्रा ही नहीं होती, पैसे ही नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोज़गार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। मतलब वो शिक्षित भी हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको उनके लेवल का काम नहीं मिलता, तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे कि चोर वोर भी बन जाते हैं और गलत काम करने लग जाते हैं। तो इससे देश ना बहुत पीछे चला जाता है, इससे देश का विकास नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बस आपका चैप्टर इतना ही था, बाकी तो आपके चैप्टर में स्टोरीज़ ही दी हुई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जो समझाने की चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने समझा दी। अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाती तो ये वीडियो शायद 1.5 घंटे का हो जाता। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार खुद भी पढ़ लेना चैप्टर, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ में ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियोज़ डालूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।